नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर से आपके बीच लेकर आई हूं। संभल यानी वो जमीन जिसे सतयुग में सत्यव्रत कहा जाता था, वहां पर अल्पसंख्यक हो गए हिंदू। वो जमीन जहां पर हिंदुओं की आबादी कभी 45% हुआ करती थी, आज की तारीख में वहां अल्पसंख्यक हो गए हिंदू। यानी 45% वाली आबादी आज 15% तक आ गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर संभल जो कभी हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था, आखिर यहां पर हिंदुओं की आबादी क्यों कम हो गई? संभल में अल्पसंख्यक क्यों हो गए हिंदू? ये किसकी साजिश है? और जब ये साजिश सामने आ रही है तो बहुत सारी परतें खुल रही हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट जिसका जिक्र हम आज करने वाले हैं इस पूरी चर्चा के दौरान, उसने खलबली मचा दी है, भूचाल ला दिया है। और उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि संभल में अल्पसंख्यक हुए हैं हिंदू। क्यों, कौन, क्या रही वजह, इसी पर आज करने वाले हैं खुलकर बहस। हमारे साथ आज के अतिथि भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि शाम के 6 बज रहे हैं और वक्त हो गया है बप्पा को नमन करने का, तो चलिए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं गणपति आरती में। चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा। तो बप्पा की आरती के बाद अब रण क्षेत्र का सफर शुरू करते हैं। संभल की बात हो रही थी, वो जमीन जिसे शास्त्रों में सत्यव्रत नगर कहा गया, जहां भगवान कल की अवतार होने वाले हैं, वही संभल आज हिंदुओं का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। एक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट, जो 450 पन्नों की रिपोर्ट है, 24 नवंबर 2024 को जब दंगे हुए, उन दंगों के बाद न्यायिक आयोग का गठन हुआ और इस आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो बेहद चौंकाने वाली है। साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि 24 नवंबर को जो दंगा हुआ था 2024 में सर्वे के दौरान जो दंगा हुआ था, उस दंगे के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क का बयान था, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस देश के मालिक हम हैं। अब ये बयान आया, नमाजियों को उकसाया गया और उसके बाद हालात क्या थे वो देश ने देखा था। इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में केवल 24 नवंबर को हुए दंगे का जिक्र नहीं है, बल्कि 1947 से लेकर 2025 तक किस तरह से सुनियोजित तरीके से हिंदुओं की आबादी सत्यव्रत यानी आज के संभल से घटी, उसका भी खुलासा हुआ है। 1947 में 45% हिंदू अब सिर्फ 15% ही रह गए हैं। मंदिर मस्जिद में बदल गए हैं, कुएं चबूतरे में बदल गए हैं। हिंदुओं को पीट पीट कर, डरा धमका कर धर्म परिवर्तन कराया गया। साफ तौर से इस रिपोर्ट में जो अभी तक कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सीएम को सौंप दी गई है और अब विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, इसमें यह भी बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से अब तक यह खबर आ रही है, कि लगातार दंगे और कब्जों की वजह से, मजहबी अतिक्रमण की वजह से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट से यह भी सुगबुगाहट सामने आ रही है कि दंगे की आड़ में 68 तीर्थ स्थलों और 19 पावन कूपों पर कब्जे की कोशिश की गई। हरिहर मंदिर को निशाना बनाया गया, बाबर काल की याद ताजा की गई और इसके बाद योगी सरकार ने इन स्थलों के पुनरुद्धार की योजना बनाई है और 30 मई 2025 को इसका शिलान्यास भी किया। दंगे को बढ़ाने के लिए बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया, यह भी बात निकलकर इस रिपोर्ट के माध्यम से आ रही है। हिंदू मोहल्लों को निशाना बनाने की पूरी योजना थी और यही वजह रही कि दंगा भड़का। रिपोर्ट ये कहती है कि 1936 से 2019 तक यहां 73 दिन कर्फ्यू लगा रहा, जिनमें 1948 में 20 दिन, 1978 में 30 दिन और 2019 में CAA हिंसा के दौरान 6 दिन शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी सुगबुगाहट है कि संभल को आतंकी संगठनों और अवैध हथियारों का अड्डा बना दिया गया है। अलकायदा और हरकत-उल मुजाहिदीन की गतिविधियों का जिक्र भी यहां मिलता है और अमेरिका द्वारा आतंकी घोषित मौलाना आसिम का कनेक्शन भी संभल से जुड़ा हुआ है। तो वैसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या संभल को जानबूझकर हिंदुस्तान का पाकिस्तान बना दिया गया? क्या संभल को जानबूझकर प्रयोगशाला
तुष्टीकरण की राजनीति का बनाया गया? क्या संभल में बाकायदा सुनियोजित तरीके से हिंदुओं की संख्या घटाने का षड्यंत्र रचा गया? ये तमाम सवाल रणक्षेत्र में आज होंगे। सवालों का जवाब देने के लिए कुछ ही देर में आज के अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन उससे पहले ये टीजर रिपोर्ट देखिए। भारत में एक और पाकिस्तान बन चुका है। जी हां, जहां कभी सतयुग में सत्यव्रत नगर था, जहां भगवान कल्की जी का अवतार होना था, उस संभल में अब हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। इस बात की पुष्टि करती है 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट। संभल हिंसा के न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सीएम को सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो बड़े चिंता पैदा करने वाले हैं, खासकर हिंदुओं के लिए। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि संभल में अब सिर्फ 15% हिंदू ही बचे हैं। 450 पन्नों की रिपोर्ट सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी है। आपको बता दें कि संभल में पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोगों की जान गई थी। 29 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन शामिल थे। न्यायिक आयोग ने गुरुवार को लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात कर गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट को कैबिनेट में पास कराया जाएगा, वहां से विधानसभा में पटल पर रखा जाएगा। अरविंद कुमार जैन ने बताया कि हमने एक एक बिंदु को देखा है, जितने गवाह हैं उनके भी बयान लिए हैं, जितना भी कर सकते थे किया। जो जांच हमको सौंपी गई थी कमीशन को, उन बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुबह 10 बजे कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य मिलने का जिक्र है। कहा गया कि संभल में अब तक 15 दंगे हो चुके हैं। 78 के दंगे के बाद हिंदुओं की संख्या घटती चली गई। हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया गया। लोगों ने अपने बयान में बताया कि मुस्लिम लोग हिंदुओं को डराते धमकाते थे, उनकी संपत्ति पर कब्जा करते थे। मौत या पिटाई के डर से हिंदुओं ने धर्म बदलना कबूल किया। संभल में अभी भी सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं की संपत्तियां हैं, लेकिन उनके मालिक हिंदू वहां आते जाते नहीं। नतीजतन कुछ पर लोगों ने कब्जा कर लिया। आयोग ने करीब 200 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो 1978 के दंगों के समय थे। इसके बाद से बदले हुए हालात को उन्होंने देखा है। लोगों ने आयोग को बताया कि पहले संभल में शिव मंदिर हुआ करता था। वो लोग सोमवार और सावन के महीने में पूजा अर्चना करते थे। वहां अब मस्जिद बन गई। पहले जहां हिंदुओं का कुआं हुआ करता था, जहां से हिंदू अपने धार्मिक तीज त्योहार पर कार्यक्रम करते थे, उस कुएं को बंद कर मुसलमानों ने चबूतरा बना दिया। इस रिपोर्ट पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि संभल में जो घटना हुई उस पर प्रदेश सरकार ने जांच के न्यायिक आयोग का गठन किया था। आज न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, जिसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मानव जीवन के लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उससे बड़ी संख्या में संभल से हिंदुओं का पलायन हुआ। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते
हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रिपोर्ट पर सीएम योगी क्या एक्शन लेते हैं। वैसे संभल को एक धार्मिक नगरी के तौर पर दोबारा पुनः स्थापित करने के लिए विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। तो सुनियोजित तरीके से संभल में हिंदू आबादी घटाई गई, षड्यंत्र हुआ, पलायन हुआ और अब वही सवाल सियासत का सवाल भी बन चुका है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी। साथ ही साथ हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी साहब भी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वो पीड़ित भी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाया है। हमारे साथ राष्ट्र बंधु रस्तोगी जी भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा आरोप और रिपोर्ट, ये कहा जा रहा है कि ये तो गुप्त रिपोर्ट है, रिपोर्ट का खुलासा हो गया। हालांकि मीडिया में वो रिपोर्ट लीक जरूर हुई और अब तो मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर जो बातें आज उन्होंने कही प्रतापगढ़ में, वो अपने आप इस बात को प्रमाणित कर रही है कि बहुत सुनियोजित तरीके से सत्यव्रत को संभल बना दिया गया। 45% हिंदू आबादी आज 15% हो चुकी है। अश्विनी शाही साहब, ये रिपोर्ट कल दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है। रिपोर्ट गोपनीय है, अभी कैबिनेट में रखी जाएगी, फिर विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में ये कहा था कि उसके कुछ अंश पता चले हैं। कुछ अंश मतलब अब बातचीत में जो वहां कमेटी थी तो उन्होंने मोटा मोटी कुछ चीजें कही होंगी कि क्या सुनियोजित तरीका किया गया था। वहां पर यह देखा गया था कि किस तरीके से आज आबादी घटकर 15% रह गई हिंदुओं की। आपको इसको जोड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कैराना से पलायन कैसे हुआ था, स्वर्गीय हुकुम सिंह जी ने जो रिपोर्ट रखी थी उसको जो है एक पंसारी, जीतू पंसारी ने पूरा बताया कि हम लोग कैसे गए कैसे आए। 11 जिले आसाम में आज जो है वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, पलायन ये हुआ है। तो पूरे हिंदुस्तान की मैं बात बता रहा हूं कि इस विरोधी सरकार जो आज इंडिया अलायंस के रूप में काम कर रही है, इन लोगों ने उसको सह दिया कि किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर जानबूझकर प्रताड़ना करने वाले लोगों का समर्थन किया जाए, और वही किया उन लोगों ने। क्योंकि आज 2014 के बाद से जब से सरकार आई है, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम संतुष्टीकरण और सशक्तिकरण की बात करते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, आप समाज को बांटना चाहते हैं। आरोप तो ये लग रहा है आपको। जी, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले सो कॉल्ड सेकुलर हिंदुस्तान के जो लोग थे उनको जो है वो सारे लोग सेकुलर नजर आ रहे थे, सिर्फ हिंदू कम्युनल नजर आते थे। लेकिन हिंदू और सनातनी कहने में लोगों को दिक्कत होती थी। आज गर्व से हम कह पाते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलते हैं। हमने कहीं भी आज गर्व से कह पाते हैं कि हम हिंदू हैं। तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति हुई है और जो कुछ भी संभल में हुआ, सत्यव्रत अगर संभल बना तो उसके पीछे
समाजवादी पार्टी जिम्मेदार? अशोक जी। देखिए, समाजवादी पार्टी को आप जिम्मेदार कह रही हैं, लेकिन आज जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार? उसके लिए तो योगी सरकार जिम्मेदार। आज जिस तरह से हमारे समाज के लोगों को, पिछड़े समाज को, दलित समाज के लोगों को लूटा जा रहा है, उनका आरक्षण लूटा जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? योगी सरकार जिम्मेदार। देखिए, एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। तो ये कानून दरबार सब तो तुम्हारा ही है। जो सच को झूठ लिख दो, झूठ को सच लिख दो। ये जो फाइल्स बनी है, जो आप फाइल का जिक्र कर रहे हैं, जो रिपोर्ट की जिक्र कर रही है, इसमें कौन कौन लोग हैं? आपने कहा न्यायिक रिपोर्ट है, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट है। उस न्यायिक आयोग में एक न्यायिक व्यक्ति है, खाली एक हाई कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस है, जस्टिस DK अरोड़ा। अशोक जी, संभल में हिंदू आबादी घटी या नहीं घटी, ये मानते हैं आप लोग? घटी या नहीं घटी? आपको लावनी जी आपको याद होगा 2 साल पहले एक विमान से बहुत सारे भारतीय अवैध तरीके से विदेश भाग रहे थे। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं अशोक जी। देखिए, आज समय की सीमाएं हैं, हम चाहेंगे टू द पॉइंट में बात कर लो, नहीं फिर आप लोगों को नाराजगी हो जाती है कि मौका नहीं मिलता। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, समाजवादी पार्टी ये मानती है या नहीं कि संभल में हिंदू आबादी घटी या नहीं घटी? सिर्फ मुझे इसका जवाब तो आप सार्वजनिक करिए, रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। रिपोर्ट की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ ना, मैं आपका स्टैंड पूछ रही हूँ, समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूछ रही हूँ कि हिंदू घटे या नहीं घटे। रिपोर्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप क्या मानते हैं, घटे या नहीं घटे? मैम लावनी जी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। नहीं, बात है सर, मुद्दा ही वही है सर, मुद्दा वही है, तो उसी मुद्दे पर तो रहेंगे ना अशोक जी। फिर देखिए, आप बहुत सौम्य हैं, मुझे बहुत अखरता है जब मैं आपसे इस तरीके के सवाल करती हूँ, लेकिन ये मैं स्टैंड जानना चाहती हूँ। आप समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन है सर, मैं सिर्फ पुनः दोहरा देती हूँ, समाजवादी पार्टी ये मानती है या नहीं मानती कि हिंदू आबादी संभल से, सत्यव्रत से घटी या नहीं घटी? रिपोर्ट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। देखिए, पूरे देश में जो आप हिंदू आबादी कर रही हैं, इनकी संख्या नौकरियों में घटी है। सबसे ज्यादा नौकरियों में हिंदू आबादी की संख्या घटी है। आप सुन लीजिए, आप भारतीय सेना में सबसे ज्यादा लोग जाते थे, भारतीय सेना में सबसे ज्यादा लोग जाते थे। अशोक जी, अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अशोक जी, मैं आपकी सीमाएं समझ गई, मैं इसके आगे अब इस सवाल को नहीं दोहराऊंगी कि समाजवादी पार्टी मानती है नहीं मानती हिंदू आबादी घटी या नहीं घटी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वहां क्या हुआ, लेकिन आप सच अंदर ले नहीं पा रहे हैं। विनोद बंसल साहब, जल्दी एक कमेंट कर लेने दीजिए सर सबका। भविष्य को लेकर लोग जाते हैं। अच्छा ठीक है, अभी बैठे हुए रस्तोगी साहब भी बैठे हुए हैं ना। रस्तोगी साहब, आप लोगों का जब वहां पर आपकी पार्टी की सरकार थी, अभी रस्तोगी साहब बताएंगे। आपने बहुत सारी चीजें कह दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हिंदू आबादी घटी या नहीं घटी, समाजवादी पार्टी मानती है नहीं मानती। बहरहाल एक ही कमेंट जल्दी पहले। विनोद बंसल साहब, देखिए बड़ा सीधा सा सवाल है, रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है ये एक अलग चर्चा हो जाती है, लेकिन जो सत्य है आज की तारीख में, अगर सत्यव्रत संभल हुआ है, अगर पिंगल संभल हुआ है, तो उसके पीछे कुछ तो था। वो कुछ जो था उसी पर ही तो पर्दा पहले पड़ा हुआ था, आज पर्दा उठ रहा है। विनोद बंसल साहब, देखिए लावनी जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं। आपने, मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है तो ठीक करा दें प्लीज। आवाज से करिए। हाँ जी सर, बोलिए। देखिए अशोक जी से आपने 4 बार पूछा, एक प्रश्न का सीधा सा जवाब था, लेकिन उस जवाब को कितना घुमाने की कोशिश करी इन्होंने। है तो नाम से ये भी हिंदू, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है, जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो पार्टी बोलने की इजाजत नहीं देती। जो रट्टू तोते की तरह जो रट के आते हैं वही बोलना पड़ता है, इनकी मजबूरी है। और ये पीडीए की बात करते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि जो अपने संभल से जिन लोगों का पलायन हुआ, उनमें से पीडीए के कितने लोग थे और नॉन पीडीए के कितने लोग थे? कम से कम यही बता दें। पीडीए का तो पता होगा ना इनको कितने पलायन किया, और नहीं किया तो बता दें कि पीडीए का एक भी व्यक्ति का पलायन नहीं किया, फिर मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कितने पीडीए का पलायन हुआ। दूसरी बात ये बताइए, देखिए ये जो पलायन हो या धर्मांतरण हो या अतिक्रमण हो, आतंकवाद हो, मारने की बात हो, ये जिस तरह से सत्यव्रत को या पिंगल को जिस तरह से जो संबल बना करके और उसके स्वत्व को लूटने की कोशिश की गई थी, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? लेकिन उसके बाद हमारे आर्मी जवान ने जो किया, कोई और आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप लोग, कहीं से ऑडियो आ रहा है, बंद कीजिए प्लीज आप लोग। जी हाँ विनोद जी, कंप्लीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ जी 77, 78, 80, 90, 92, 95, 2001, 2019 ऐसे 15 बार दंगे, 15 बार हमले हुए। मैं दंगे नहीं कहता, ये दंगे हैं भी नहीं। ठीक है, ये सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को मारने, काटने, उनको भगाने और उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने के लिए ये षड्यंत्र हुए।
और आप देखिए कि उत्तर अपने संभल, अकेले संभल के अंदर हरकतुल मुजाहिदीन और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के अड्डे मिले हैं। आप देखिए मौलाना आसिफ, ठीक है, ऐसी जो तस्वीरें आई है, ठीक है सर, एक एक कमेंट प्लीज ले लेने दीजिए ब्रेक से पहले मुझे, जल्दी मुमताज साहब, ऐसी तस्वीरें सामने आई है बार बार, क्योंकि मैं जितना आपको जानती हूं, आप बार बार ये कहते हैं कि देश का मुसलमान तो कम से कम ये नहीं करेगा, लेकिन देश के अंदर ही संभल, सत्यव्रत, हिंदुओं की आबादी घट जाना, क्या ये देश के मुसलमानों को नहीं दिखाई दिया? संभल के मुसलमानों को नहीं दिखाई दिया? मैं अभी जब बातचीत हो रही, बहुत बहुत शुक्रिया लावनी जी आपका, आपने बुलाया। मैं एक दोहा मैंने लिखा कि लीपा पोती कर गया राजनीति का खेल, लीपा पोती कर गया राजनीति का खेल, और लोकतंत्र का क्या करें देखो होगा फेल। जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है, लोकतंत्र का बिल्कुल मतलब तिया पाचा किया जा रहा है, आइन का तिया पाचा किया जा रहा है। रिपोर्ट अभी पटल पे आई नहीं, लीक हो गई। कैसे, कौन जिम्मेदार है? किसने लीक किया भाई? सरकार ने लीक किया? किसने लीक किया? जिन्होंने पेश किया उन्होंने लीक किया। पहले तो इन्हीं पे सवाल खड़ा किया जाए कि यह लीक कैसे हो गई, क्यों ऐसे, और सारी चीजें पता चल गई। अब ये पेश क्या किया जाएगा, पटल पे लाया क्या जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्यों हो गई? सर मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि भूल जाइए रिपोर्ट को, आप ये मानते हैं या नहीं मानते? आप घटने की बात कर रहे हैं, एक आबादी घटी या नहीं घटी, बस ये मुझे ये जानना है। नहीं, अरे मैं आ रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं घटी। आपको बता रहा हूँ कितनी आबादी अभी वहाँ पर हिंदुओं की? संभल जिला कब बना, एक मिनट रुक जाइए, अरे मैं बता रहा हूँ संभल जिला कब बना वो देख लीजिएगा। इसके अलावा संभल में 4 लाख अभी कितनी आबादी है हिंदुओं की वहाँ पर, मुसलमानों की कितनी आबादी है? 1.5 लाख हिंदू है, 2.5 लाख मुस्लिम है, जाकर के पता कर लीजिए। क्या फिर अभी 2011 दोबारा दोहराइए कितने हिंदू में संभल असेंबली में 4 लाख वोटर हैं, उनमें से 1.5 लाख हिंदू हैं और 2.5 लाख मुस्लिम हैं। अच्छा, 1.5 लाख हिंदू है। बेहद खास चर्चा आज हो रही है क्योंकि सत्यव्रत जब संभल बना, जहां पर हिंदू आबादी कभी 45% थी और 15% हो गई, वजह क्या रही? सवाल बड़े हैं। ये सवाल केवल सियासत का नहीं होना चाहिए, ये हमारी सामाजिक, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी आत्मा में बसता है, उसका भी सवाल है। और इसीलिए रस्तोगी साहब आपके पास आते हुए, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरीके से चीजों को लेंगी, वो बयान देंगी, लेकिन क्योंकि आप स्वयं पीड़ित हैं, आप बताइए कि वाकई हिंदू आबादी वहां से घटी और उनको डरा धमका कर मजबूरीवश उनको वहां से पलायन होना पड़ा? बंधु साहब। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है जी। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि यहाँ पर जो है 45% उस वक्त आबादी थी। उसके बाद यहाँ पर मुसलमानों ने हिंदुओं पर सदर जुल्म उठाए हैं कि उन्हें मजबूर होने करके यहाँ से पलायन करना पड़ा। यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो यार केवल 2 मोहल्ले, मोहल्ला कोटपूर्वी और हल्लू सराय की तरफ या बरेली सराय की तरफ थोड़े बहुत हिंदू हैं। ज्यादातर बल्कि 90% यहाँ पर जो आबादी है इस वक्त मुस्लिम में है। चारों तरफ मुसलमानों ने हिंदुओं को घेर रखा है। जो जितने भी हिंदुओं के इलाके हैं वो भी चारों तरफ से, जहाँ पर हिंदू आबादी है वहां पर भी ज्यादातर चारों से मुसलमानों से घेर रखा है। यदि कल को यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाता है तो ना तो कोई बाहर का हिंदू यहाँ आ सकता है सुरक्षित, और यहाँ का बाहर सुरक्षित जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखेंगे तो यदि हम सरातरीन की तरफ से चले तो सरातरीन में मोहल्ला चौधरी सराय पहले पड़ता है, बात तो हिंदू की आबादी आती है। यदि आप हसनपुर की तरफ चलेंगे तो पहले खेड़ा आएगा, मुसलमानों का इलाका है, नकास आएगा, फिर हिंदुओं का मोहल्ला आएगा, चौधरी सराय आएगा, फिर उसके बाद हिंदुओं का मोहल्ला आएगा। और हिंदुओं के मोहल्ले में भी मोहल्ला कोटरी में काफी मात्रा में मुसलमान रहते हैं, जिन्हें कुछ लोग गद्दी हैं, कुछ लोग वकील हैं। परिवार के साथ क्या हुआ था? क्योंकि अब मुझे कहा गया कि आपको भी पीड़ा झेलनी पड़ी है, क्या हुआ था आपके परिवार के साथ? हाँ मैडम, मेरे साथ बहुत जाती हुई। ये सन 1986 के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम बलवा हुआ। मेरे फादर मेरी मदर यहाँ रहते थे। तो उन्होंने यहाँ पर एक मेला लगता होली के बाद, होली के अगले 2-4 दिन बाद लगता है मेला, शहर का नेजा। उस दिन यहाँ पर जो शहर का नेजा लगा हुआ था, यहाँ पर कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने यह अफवाह उड़ा दी कि यहाँ पर जो है हिंदुओं ने मुसलमानों को मार दिया है। उस दिन अघोषित कर्फ्यू की स्थिति हो गई। मेरे फादर बाजार घंटा घर से चीनी लेने करके खैर हलवाई की दुकान पर खड़े हुए थे। चीनी लेने के लिए गए थे खैर हलवाई की दुकान पर, वहां पर खड़े थे। वहां पर भीड़ आई,
और भीड़ ने पर दुकानदार ने कह दिया कि आप अंदर आ जाइएगा, और जैसे ही वो अंदर गए उसने दुकान बंद कर ली। दुकान बंद करने के बाद जो कर्मचारी थे अंदर वो और कुछ आदमी जो मुसलमान थे जो सड़क से भीड़ के कारण अंदर चले गए थे, उन्होंने उनके अत्यंत निश्चलता पूर्वक हत्या करी। उनके जो है हथौड़े से मुंह कूट दिया गया। उनका जो है सुम्मी से अकेले माथे पर 64 निशान थे और सीने पर काफी चाकुओं के निशान थे। ठीक। उन्होंने यहाँ से ठोड़ी के नीचे से उन्होंने बर्फ की सुम्मी डाली थी और सिर में से पार कर अशोक जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि वो जैसे जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके से बर्बरता की जाए, लेकिन ये हुआ है। और अगर ये हुआ है तो हिंदुओं ने पलायन भी किया है। आप सच स्वीकारें नहीं स्वीकारें, रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करें, लेकिन जो दर्द यहाँ पर राष्ट्रबंधु रस्तोगी जी का है, उनके दर्द को तो इनकार नहीं कर सकते ना। अशोक जी पहले मैं आ रही हूँ, मुमताज साहब आपके पास भी आ रही हूँ, आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी, लेकिन पहले मेरा अशोक जी से ये सवाल है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं ना कि विभाजन कर रहे हैं लोग, ये राष्ट्रबंधु जी जो कह रहे हैं उसको नकार देंगे आप? लावनी जी, रस्तोगी जी के साथ जो घटना इनके परिवार के साथ हुई है उसके प्रति संवेदना हमारी है। ये घटना नहीं होनी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की हिंसा को इजाजत नहीं देनी चाहिए, और इस तरह की बातें अगर हो रही है तो समाज में गलत है। इसके बावजूद भी किसी मुसलमान ने आकर के मेरे पास कोई संवेदना आज तक नहीं दे दिखाई कि आपके साथ जाती हुई। आप बताइए। सबसे बड़ी बात यह रस्तोगी जी, यहाँ तक रस्तोगी देखिए, इस तरह की घटना जिसके भी साथ घटे, चाहे हिंदू के साथ घटे, मुसलमान के साथ घटे, सिख के साथ घटे, ये संवेदनशील मामला है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता, लावनी जी आपने जो सवाल किया पलायन को लेकर के मुख्य मुद्दा आपने जरा इनसे पूछे, कैराना में जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, काट रहे थे हिंदुओं को, तब तो सपा की सरकार थी ना, वो क्या कर रही थी? अशोक जी की आवाज क्यों चली गई? अशोक जी की आवाज ओपन कीजिए। हाँ अशोक जी बोलिए, आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है सर। बोलिए सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही है लेकिन बीच आपने कहा, हाँ आपने कहा कि पलायन हुआ, तो पलायन अगर कोई अपना फ्यूचर को बेटरमेंट करने के लिए कर रहा, अपने करियर को बेहतर, अरे सर फ्यूचर बेटरमेंट का तो यहाँ सवाल ही नहीं है। यहाँ तो इनके परिवार को मारा गया, जलाया गया, पूरा आप भी जानते हैं कि वो रिपोर्ट है सामने, 209 लोग मारे गए हैं सर। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये बेटर फ्यूचरमेंट के लिए था। ये कहिए कि हिंदू चाहता था कि मेरी आने वाली पीढ़ी बची रहे, ये था उनका बेटरमेंट। इस चीज को वो इसलिए नहीं कि वो रोजी रोजगार में गए, रोजी रोजगार को तलाश में नहीं गए, अपनों को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए उन्हें वहां से संभल को छोड़ना पड़ा है सर। नहीं, ये गलत बात है। देखिए गिलास खाली है कि आधा भरा है, ये सोचने का नजरिया, परसेप्शन अपना है। हाँ। वो अपने फ्यूचर को बेहतर सर आपने बिल्कुल सही कहा, ग्लास आधा खाली है या भरा है, लेकिन ग्लास में जो आधा खाली है ना उसमें हवा भरी है, ये भी मत भूलिए। वो जो हवा भरी हुई है इसी को समझना है। यही बात समाजवादी पार्टी नहीं समझ पाई। जल्दी से जवाब दे दीजिए काउंटर आंसर शाही साहब, उसके बाद विनोद जी आपके पास आ रही हूँ और मुमताज जी इंतजार कर रहे हैं जी। अशोक जी ने कहा कि किसी के साथ ऐसा हो, शाही जी को जी बोलिए, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लावनी जी अभी कहा इन्होंने, लेकिन पूरे देश में रिकॉर्ड उठाकर देख लिया जाए, मैंने कई जगहों का नाम गिनाया, अभी जो है कैराना वाली बात उठी, तो क्यों आखिर ये हिंदुओं की संख्या क्यों घटती है? क्योंकि रस्तोगी जी ने जो कहा वो बात अक्षरशः सत्य है, और पिछली सरकारें जो है इनके पलायन कराने में अन्य समुदाय का समर्थन करती थी, समर्थन प्राप्त था, इस वजह से जो है ये कांड हो रहे थे। अशोक जी की भावना अच्छी है, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्हीं की सरकार में हुआ ये। देखिए इन्हीं की सरकार में हुआ, आप लोग अगर इनकी हिंदू मुस्लिम बना करके अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, गलत बात है। इनके पास्ट में हुई घटना को मांगना चाहिए, जो घटना निंदनीय घटना है, जो भी घटना इस तरह के समाज में होती है, हिंसक घटनाएं, हिंसक घटनाओं हम मान रहे हैं आप पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करें, गलत बात। जहां भी दंगे हो रहे हैं, वो घटनाओं का पॉलिटिकल टूल करके भाजपा अपना एजेंडा बढ़ा रही है, हावी हो जा रहे हैं, आप अपना एजेंडा क्यों बढ़ा रहे हैं? काटने और छाटने की बात होने लग रही है। तो हिंदू अपने आप को बचाने के लिए, जो सरकार में है, क्या किया आपने? अगली पीढ़ी को बचाने के लिए पलायन कर जाता है। मोदी जी कह रहे हैं डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भैया 11 साल से मोदी जी हैं, लगभग 8.5 साल से योगी जी हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये तो आप लोगों के लिए शर्म की बात है भाई, ये भाजपा के लिए शर्म की बात है। समाजवादी लोगों ने जिस तरीके से दंगे कराए, उन दंगों में लेकिन अशोक जी एक सवाल तो ये भी बनता है ना
एक सवाल ये बनता है, ये सही बात है कि अगर इतने सालों से बीजेपी है तो क्यों पलायन हुआ, ये आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस बात का क्या आप जवाब दे पाएंगे कि जब आपकी सरकार थी या आप विपक्ष में भी थे तो किसी एक हिंदू परिवार से भी मुलायम सिंह यादव साहब या फिर इसके बाद अखिलेश यादव जी मिलने के लिए गए? किसी एक हिंदू परिवार का पुरसहार लिया? राष्ट्रबंधु रस्तोगी जी बैठे हुए, पूछा आप लोगों ने कि हिंदुओं का क्या हाल है? सर देखिए, अगर आप कहेंगे कि वो एजेंडा पे चल रहे हैं तो आपका भी एजेंडा साफ स्पष्ट होता है। मुमताज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। रस्तोगी जी ने एक बात कही थी कि एक भी मुसलमान पूछने के लिए नहीं आया, आज तक किसी मुसलमान ने नहीं पूछा। आपने कहा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन रस्तोगी जी का दर्द तो आप समझ सकते होंगे। मुमताज साहब देखिए, 47 के बाद बड़े जख्म लगे हैं इस मुल्क में। 50,000 के करीब दंगे हुए, उसमें हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, घर जलाए गए, सब हुआ। लेटेस्ट में भी देखा जाए तो मुजफ्फरनगर में 50,000 मुसलमान पलायन कर गए। गुजरात दंगे में जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, इसके अलावा हिंदुओं के साथ जो हुआ, सर एक सेकंड एक चीज बताऊं मैं। मुमताज जी एक चीज बता देती हूँ। मुमताज जी सुन लीजिए, 2% की आबादी आज 20% क्रॉस कर रही है। अब तो आप लोग अल्पसंख्यक कहने के अधिकारी भी नहीं है। अल्पसंख्यक पर जो आप लोगों ने अपना टैग ले रखा है ना कि हमारा एकाधिकार, अब आपको ये अधिकार भी नहीं है। आप लोग फिर भी अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं। आपका विकास लगातार होता गया और आप कह रहे मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ। 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। अभी मैं आपसे उन 9 राज्यों के बारे में पूछूंगी, आप नाम नहीं बता पाएंगे। ग्रेटर नोएडा और नोएडा, ये बताइए डेवलपमेंट की वजह से बताए कि डर की वजह से बताए? ये हमारा गुरुग्राम जो है इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ सारे लोग बड़े डर की वजह से बड़े, डेवलपमेंट की वजह से बचे। अरे साहब, संभल में क्या किया फिर आपने? यहाँ डेवलपमेंट है ना, तो डेवलपमेंट किसकी सरकार में हुआ और यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन संभल में जो अभी रस्तोगी जी ने कहा, क्यों नहीं पहुंचा एक भी मुसलमान? क्यों नहीं वहां के हिंदुओं को कहा कि कुछ नहीं होगा? क्यों नहीं उनके अंदर सुरक्षा के भाव आप लोग लेकर आए? कहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कहा, उनसे कहा है, उनको बुलाया है, ये सारा रिकॉर्ड में आ चुका है। कौन गया? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लोग अपनी सहूलत के हिसाब से हिंदू भाइयों ने बड़ा डेवलप किया, बड़ा विकास किया, इसीलिए मौलाना गए। बहुत सारे लोग सड़कों पे आबाद हो गए ताकि ये जो आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तो पुलिस को जाना पड़ता है। ये बिल्कुल से सवाल ये है, अगर ऐसे ही था तो कल की भगवान के आंगन को पाकिस्तान बनाने वाले लोग योगी सरकार उन पर नहीं बोलेंगे। योगी जी को नहीं पूछा, अरे क्यों उनको? अरे भैया, ये गजवा हिंद नहीं चला गया। जी बताए, अभी गजवा हिंद नहीं चला क्या कर रहे थे इन्होंने? क्यों अकेला छोड़ दिया रस्तोगी जी को? काहे छोड़ दिया था? क्यों नहीं पूछा उनके बारे में? क्यों खैरियत? आज सुदर्शन की मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुदर्शन चैनल ने उनको कम से कम मंच दे दिया। वैसे भी शिया समुदाय से बिलोंग करते हैं, शरीक हुआ है, सुन्नी होना चाहिए। को तैयार है। गलत हुआ ये, मैं कब कह रहा हूँ उन्हीं सुन्नियों किसी का घर लूटा जाए, काउंटर आंसर विनोद जी दे रहे हैं आपको, लेकिन मुमताज साहब आप ये नहीं बता पाए। ये नहीं, आपने कहा कि गए लोग ना, तो विनोद जी ने भी आपसे पूछा बताइए कौन गया, एक नाम बता दीजिए। और इतना ज्यादा आप लोग को गंगा जमुनी तहजीब का आप जिक्र कर रहे थे तो सर्वे ही हो जाने देते, सर्वे हो जाने देते, क्यों वहां पर दंगे जैसे हालात बन गए? हरियाणा में चल के, पंजाब में चल के, अशोक जी के पार्टी के सांसद ने मुजफ्फरनगर में आज भी कैंप पे लोग हैं, आज भी नई बस्तियों में लोग हैं, गाँव नहीं लौट सके। चलिए हमारे साथ एक लावनी जी रिपोर्टर भेज दीजिए, मैं एक स्टोरी बना के आपको दे दूंगा सुदर्शन के लिए। तो जर्नलिस्ट भी हूँ। विनोद जी उनके पास स्टोरी है। विनोद जी, आप लोग तो ग्राउंड पर उतर रहे हैं, जल्दी से जरा इसका काउंटर आंसर कर दीजिए, फिर अशोक जी आपके पास आ रही हूँ। विनोद जी, उनके पास बहुत सारी स्टोरी है, बता रहे हैं। लेकिन 2 बातों का जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला। एक तो मैं अशोक जी से पूछती रही कि बताइए घटी आबादी या नहीं घटी, इस पर कोई जवाब नहीं। मुमताज जी से पूछा कि कौन लोग क्या नाम बता दीजिए, वो नाम नहीं आए। यानी ये स्पष्ट है कि कहाँ कौन सा क्या लूप है। वो जो आधा ग्लास खाली जिसमें हवा भरी है ना, उसी को पिक करना है सर, वही समझना है। मैं गुजरात में कई ऐसे हैं जहां ये जो हवा वालों को बचाना पड़ेगा, सिर्फ गिलास की हवा को नहीं देखना। ऐसे देश के हवा क्या किया जा रहा है उत्तराखंड में सर? क्या किया जा रहा है उत्तराखंड में? प्रदेश में जाकर उत्तराखंड में क्या किया जा रहा है, पहले आप ये बता दीजिए। मुफ्ती शमून काश्मी आपके मजहब से ही आते हैं, स्वागत कर रहे हैं जो किया जा रहा है, बहुत अच्छा किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों का जो आपने मोनोपोली ले रखा था ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि आप 2% से 20% पर हो गए। अब तो हमारे देश में अल्पसंख्यकों को लेकर भी परिभाषा गढ़ी जानी चाहिए। चलाइए, अच्छा
उनको तो मजहबी मानते नहीं ना जी। और नहीं तो अश्वनी जी से आतंकवादी घटना करे वही इनका मजहबी भाई है। आप देखिए जो दारुल देवबंद और गजवा हिंद का काम करे वही इनका जाति कोई गजवा हिंद, अरे मुगलों के दौर में कोई अगर मुसलमान अच्छी बात कह दे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में शब्द नहीं निकलता इनके मुंह से। आप बताइए ये तो वो है जो नमक हरामी कौम के सरगना है। मैं कहना चाहता हूँ देखिए नहीं हो रही, कहाँ जो है ऐसे वर्ग जैसे लोगों को बनाएंगे, दिन भर बोलते हो और मुमताज जैसे लोगों को। अच्छा तो ठीक है मुमताज साहब, ये बोल दीजिए कि अगर आप हिंदुस्तान में है तो बोल दीजिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। अरे आप बोलिए ना फिर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अभी आप बहुत देर पहले बहुत सारी बातें कह रहे थे, अभी बोल दीजिए कि ठीक है फिर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप लोग तो सुरक्षित है ही यहाँ पर, दुनिया में कहीं पर भी मुसलमान इतना सुरक्षित नहीं है जितना यहाँ हिंदुस्तान में। सरकार वो हिंदू राज बना क्या करेगी? बस देखिए अभी आप तुरंत पलट जाते हैं साहब डिबेट में। अभी 2 मिनट पहले आपका अपने खुद का वक्तव्य सुनिएगा, 2 मिनट में ही आप बदल जाते हैं। आइए अशोक जी और शाही साहब को जरा मौका दे देते हैं, रस्तों जी की भी इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि राजनीतिक एजेंडा सेट किया जाए, महत्वपूर्ण ये है कि समाज का, राष्ट्र का एक एजेंडा होना चाहिए। और अगर बहुसंख्यक हिंदुओं की बात आती है तो क्या ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की नहीं थी कि उन बहुसंख्यक हिंदुओं के बारे में भी सोचें? आज की तारीख में भी क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुओं के बारे में आप लोगों को सोचा जाना चाहिए आपकी तरफ से? अशोक जी प्लीज मैं अशोक जी को जरा मौका देना चाहिए। मेरे को मौका नहीं मिला बात करने का। देखो मेरी बात को जिहादियों मैंने दबा दिया। अशोक जी को ऑडियो बढ़ाइए प्लीज। ऐसी बातें क्यों आप मैं अशोक जी से पूछा चाहता हूं, अशोक जी इन्होंने पलायन की एजेंडा को बढ़ाने के लिए ये कह रहे हैं कि देखिए हाँ यार एक सेकंड मनोज जी प्लीज अशोक जी को बोलने दीजिए। समाजवादी पार्टी पर बहुत सारे सवाल हैं, फिर अगर वो जवाब नहीं देंगे तो कहेंगे कि आपने मेरा जवाब नहीं सुना। बोल लीजिए जरा से जल्दी से अशोक जी प्लीज। लेकिन इस पीड़ित समाज आपने अपने आखिरी में कहा कि राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए, राष्ट्र प्रथम की बात करनी चाहिए। लेकिन क्या यही राष्ट्र प्रथम है कि अभी 20 लाख लोगों को टैरिफ लगने की वजह से हमारे हिंदू समाज, मुसलमान समाज सारे लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं? हमें तो दिक्कत नहीं हो रही है, हमने तो जवाब दे दिया, हमने तो ट्रंप को भी जवाब दे दिया कि आओ हम 50 देशों से कर रहे हैं, व्यापारिक रणनीति बना चुके हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अभी कल शाम को 5 बजे आप जनमंच कार्यक्रम देख लीजिएगा, वो कार्यक्रम जहां से देश दुनिया से हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी किस चश्मे से देख रही है? आप राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्रवासियों को सुनिए भी सर। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके राष्ट्रवाद कैसे आएगा? राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार बर्बाद कर रही है रिलायंस को लेकर के, ऐसे राष्ट्रवाद आ जाएगा? आप मोदी जी के संभल पे नहीं आएंगे सर, आप लोग अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए। संभल से आप निकल कर अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए, संभल पे आप अभी तक खुलकर कुछ बोल नहीं पाए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको कम से कम यार। एक पार्टी के प्रवक्ता बनकर के आपने अपनी अस्मिता को बर्बाद कर दिया। आपका नाम अशोक यादव है, लेकिन हिंदुओं को संभल पर कुछ नहीं बोलेंगे सर, संभल पर कुछ नहीं बोलेंगे सर, ये ठीक नहीं है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके राष्ट्र को खड़ा किया जा सकता है क्या? वो 20 लाख लोग और क्या हिंदुओं की आबादी, हिंदुओं को जबरन मार के उनको पलायन के लिए मजबूर करके क्या राष्ट्र को पूरा कर सकते हैं क्या? ये भी तो सवाल है ना। आप संभल पर कुछ नहीं बोले, बहुत कुछ बोले लेकिन संभल पर नहीं बोले। शाही साहब, संभल एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरने वाला है, ये भी क्या कहा जाने लगा है कि 2027 की बिसात संभल से ही आगे बढ़ने वाली है। शाही साहब देखिए लावनी जी, कल की अवतार कलयुग में वही होने वाला है, तो बहुत बड़ा होने वाला ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब रिपोर्ट में क्या आया है उस रिपोर्ट में देखा जाएगा। बाकी चीजें ये चीख कर चिल्ला कर इशारा कर रही हैं। हिंदुओं के पुनर्वास के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे साहब, ये भी बता दीजिए। अरे कुछ नहीं करेंगे, सनातनी वोट नहीं बना पाए। शाही साहब, हिंदुओं के पुनर्वास के लिए संभल सत्यव्रत बनेगा या नहीं बनेगा? मैंने कहा ना, कैराना क्या करेंगे हुआ था तो हमारी सरकार में 50 परिवार आकर पुनर्वास हो चुका है, तो यहाँ भी कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। ऑल फेडेड डाउन ओनली 20 सेकंड्स। राष्ट्रबंधु साहब, राष्ट्रबंधु जी, उम्मीद है आपको, आप संभल में अभी सुरक्षित महसूस करेंगे? राष्ट्रबंधु जी। लावड़ी जी नहीं, ये कहना इनका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर यदि शासन प्रशासन हमारा साथ नहीं देता तो हम 24 तारीख के दिन ही तबाह हो गए होते सारे। कम से कम यहाँ पे 1000 हिंदू मारा जाता। मतलब आप अभी भी आप संभल में सुरक्षित महसूस नहीं करते?
1% नहीं। और जिस दिन यहाँ ये पर बहुत बड़ी बात है प्रशासन के और इस पर मंथन करने की जरूरत बीजेपी को भी है, समाजवादी पार्टी को भी है और रिजवी साहब आप लोगों को भी जरूरत है। अगर यहां बैठकर एक पीड़ित ये कह रहा है कि 1% भी मैं वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं करता, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। रण क्षेत्र की आज की चर्चा में बस इतना ही। बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर विश्लेषण और आकलन जरूरी है। संभल तो सिर्फ एक छोटी सी बानगी है, संभल, सत्यव्रत, पिंगल, जो संभल बन गया। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इस देश में 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। अगर हम आज भी नहीं चेते, आज भी नहीं जागे, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाली परिस्थिति, आने वाला समय हिंदुओं के लिए कितना घातक है। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।